हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी 92 पर। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी अपडेट्स आप सभी तक पहुंचाए जाते हैं। उसी के क्रम में दोस्तों ये सिद्धार्थ जी ने जो आज अनाउंसमेंट की है और जो चीज़ें क्लियर की हैं वह चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे। हालांकि वो मेरे पास में बहुत शाम से ही था। जो उन्होंने डिस्कशन किया है कितनी भर्ती आनी है और प्रधान अध्यापक और सबको सक्षमता परीक्षा लेकर टीआरई 1 टीआरई 2 सप्लीमेंट्री लोग को लेकर सारे बयान हैं उनके पास उनके आज। तो सब पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। दूसरा दोस्तों कितनी पोस्ट पर वो नोटिफिकेशन देंगे टीआरई 4 का 1 लाख प्लस ऐसे ही लिख दिया गया है क्योंकि एग्जैक्ट मुझे थंबनेल पर ही नहीं बताना था, इसलिए मैंने थोड़ा 1 लाख प्लस लिखा है। ठीक है, आयु क्या रहने वाली है, इस पूरा नोटिफिकेशन डिटेल्ड हम लोग देखने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और योग्यता क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाली है। यह पोर्शन जो है नए छात्रों के लिए है और जो पुराने छात्र जो दे चुके हैं, दोस्त हमारे, भाई हमारे, बहनें हमारे, तो उनके लिए यह है जानना कि कब तक आएगी वैकेंसी, कितने पदों पर आएगी, यह सब उनके अंदर उत्सुकता होगी जानने की। तो वह आज ख़त्म हो जाएगी। के कारण यह सुनील कुमार जी का बयान भी आया था, वो मैंने चैनल पर भी अपलोड किया था, आप लोग देखे भी होंगे। तो लेकिन आज सिद्धार्थ जी ने जो कहा है वो भी हम लोग आज देखेंगे, लेकिन वीडियो के माध्यम नहीं, उनका ट्वीट के माध्यम से जो बयान आया तो वो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। स्टेट सेकेंड फेज का इसमें लिया जाएगा टीआरई 4 में, एलिजिबल होंगे कि नहीं एलिजिबल होंगे, नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, और दोस्तों इसका मतलब इसका कब तक आने की उम्मीद है, नोटिफिकेशन, ये सब चीज़ों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। इस पर थंबनेल पर बहुत सी चीज़ें लिखी नहीं है, और एज वालों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे एक एक करके। आप लोग पेशेंस बना के 20 या 10 दस 15 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा, आप लोग 2 गुना स्पीड में लगाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ने से पहले निवेदन है, रोज़ का निवेदन करते हैं हम, जो वही है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने छोटे भाई बड़े भाई जो भी मानते हो, दोस्त मानते हो, और अपने दोस्तों अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। तो दोस्तों चलते हैं, बढ़ते हैं, क्या है अपडेट पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग एक एक करके चीज़ें डिस्कशन करेंगे। आयु, योग्यता, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और इसकी सैलरी क्या रहने वाली है। ठीक है, सारी चीज़ें हम डिस्कशन करने वाले हैं, आप लोग पेशेंस बांध के रखना, सब कुछ आज क्लियर हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। तो दोस्तों यह है आपका चैनल एग्जाम स्टडी 92। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना डिस्कशन आज। तो जो ये सिद्धार्थ जी ने इंटरव्यू में दिया है अपना बयान, और उन्होंने जिनको दिया था उन्होंने ट्वीट करके बताया, तो उसी चीज़ें हम लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे, किसको दिया था बयान, किसने ट्वीट करके बताया, तो इसीलिए मैंने ऊपर छिपा दिया है। तो हम लोग देखते हैं उनका बयान क्या था। बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट बिहार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने हाल ही में शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट दिए हैं। क्या दिए हैं? बीपीएससी टीआरई 4 के लिए 1,37,000 रिक्तियां आएंगी। ठीक है, रिक्त आएंगी, मतलब 1,37,000 पदों पर भर्ती आनी है। ठीक है दोस्तों, टीआरई 4 और टीआरई 4 इसको जोड़ लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि पिछला वीडियो आप लोग जाएंगे चैनल पर मिल जाएगा सुनील कुमार जी का। तो उन्होंने भी कहा था कि टीआरई 3 तो आएगा, टीआरई 4 तो आएगा ही आएगा, टीआरई 4 भी आएगा, टीआरई 5 आएगा, सॉरी टीआरई 4 तो आएगा ही आएगा, टीआरई 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, क्योंकि उन्होंने बार बार 2 बार इंटरव्यू मैंने अपलोड किया उनका, दोनों बार इन्होंने कहा है, चार जो 5 मौके मिले हैं, 5 मौके तो सबको मिलेंगे ही मिलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। तो जब तक इलेक्शन है बिहार का तब तक आप लोग डटे रहिए, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है, हर हाल में आएंगी आएंगी, 1,37,000 पदों पर आएंगी। तो उन्होंने एस सिद्धार्थ जी ने भी क्लियर कर दिया है, और कोई उसमें अब तो अब क्या, नीतीश जी से बुलवा दिया जाए तभी मानेंगे। हालांकि नीतीश जी भी पहले से कह चुके हैं 1,50,000 पर जो है भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी आने वाले समय में। तो न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोग देखे होंगे, अगर तैयारी कर रहे हैं तो किसी चीज़ से अनभिज्ञ नहीं होंगे। तो यह बीपीएससी टीआरई 4 के लिए 1,37,000 रिक्तियां आएंगी, पदों पर भर्तियां आएंगी। तो आप लोग, ये सिद्धार्थ जी ने भी क्लियर किया है, लेकिन आगे देखिए, लेकिन उससे पहले बीपीएससी टीआरई 3 की बहाली, वर्तमान कार्यरत नियमित सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक और बीपीएससी से चयनित टीआरई 1 टीआरई 2 शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। तो दोस्तों मैंने इसीलिए स्टेट का जिक्र किया था, उसमें स्टेट का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसमें एज ज़्यादा उम्र वालों को, जैसे और एज वालों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा कि नहीं आएगा, तो यह चीज़ें हम लोग यहीं डिस्कशन कर लेते हैं। इससे ज़्यादा बढ़िया मौका नहीं मिलेगा,
क्योंकि चीज़ें हम लोग जोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए आप लोगों का जनवरी पूरा चला जाएगा, जनवरी पूरा चले जाएगा इनका जॉइनिंग कराने में टीआरई 3 वालों का, और ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाने में जनवरी पूरा जाएगा। कोई उसमें कमी नहीं छोड़ेंगे कि जनवरी छोड़ेंगे ही नहीं, जनवरी तक ये सब होता रहेगा। और फिर से रिकैलकुलेशन उन्होंने कहा था कि रिकैलकुलेशन होके आएँगी वैकेंसी फिर से तब एस्टेट जारी किया जाएगा। तो रिकैलकुलेशन उसका जनवरी भर में कर लेंगे पूरा। मान के चलिए आप लोग का फरवरी लास्ट तक हर हाल में वैकेंसी, यानी इससे पहले आप लोग उम्मीद बहुत रेयर केस हो सकता है कि आप लोग का 15 फरवरी के आस-पास आ जाए। तो 15 फरवरी के पास आस-पास आ भी सकता है। मैंने कहा ना, फरवरी में आप लोग उम्मीद करिए कि टीआरई 4 की वैकेंसी आ जाएँगी। अब एस्टेट वालों को मौका नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एस्टेट सेकंड फेज़ वालों को। तो इसमें ये इस चैनल पर लिख दिया जा रहेगा 100% मौका मिलेगा एस्टेट सेकंड फेज़ वालों को। क्यों मिलेगा? ये भी बताया दे रहे हैं। कारण ये है कि इनका नोटिफ़िकेशन निकाल दिया जाएगा, जनवरी में ही निकाला जाएगा इनका नोटिफ़िकेशन। जैसे ही गणना पूरी होती है कि किस विषय में कितनी वैकेंसी बची हैं और किसका-किसका एस्टेट करवाना है। तो एस्टेट सेकंड फेज़ का तुरंत नोटिफ़िकेशन निकाल देंगे, और निकालने के बाद में वो नोटिफ़िकेशन का एग्ज़ाम भी करवाएँ या ना करवाएँ, वो अपीयरिंग में हो जाएँगे। क्या हो जाएँगे? अपीयरिंग में हो जाएँगे। और अपीयरिंग वालों को ये चुनावी वर्ष है, इनका बिल्कुल जो है, इनको मौका मिलेगा एस्टेट सेकंड फेज़ वालों को। और अपीयरिंग वालों को भी मौका दे देंगे, क्योंकि सीटेट जो है दिसंबर वालों को मौका हर हाल में दिया ही दिया जाएगा। 100% गारंटी है कि सीटेट सेकंड फेज़ वालों को मिलेगा मौका। तो ये गारंटी देने की बात वैसे भी नहीं, 14 दिसंबर को पेपर था, अब उनका रिजल्ट जनवरी में आ जाएगा, फरवरी में आएगी, इसका पदों पर भर्तियाँ आएँगी, तो वैसे भी वो एलिजिबल हो जाएँगे, क्योंकि इनका रिजल्ट पहले ही आ जाएगा। 28 से 30 दिन में दे देता है सीटेट अपना रिजल्ट, सीबीएसई दे देता है। 30 दिन नहीं लगाता है, रिजल्ट अपना दे देता है। रिजल्ट के बाद में डायरेक्ट मार्कशीट आनी बचती है। जब तक फॉर्म फिल अप होगा तब तक उनकी मार्कशीट आ जाएगी। ठीक है, सीटेट दिसंबर वालों की। तो आप लोग जो एस्टेट सेकंड फेज़ वालों को बचा है, तो एस्टेट सेकंड फेज़ वालों को भी मौका हर हाल में दिया जाएगा, 100% दिया जाएगा। मैंने बताया ना, अपीयरिंग भले रखें, अपीयरिंग ये मैं नहीं कह रहा हूँ एग्ज़ाम करवा लेंगे, रिजल्ट दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, और ये करवा भी सकते हैं, ऐसा नहीं। इन्होंने करवाया भी है, 15 दिन में इनका रिकॉर्ड भी रहा है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। इन्होंने करवाकर, और टीआरई 2 में इन्होंने मौका भी दिया था एस्टेट एस्टेट करवा लो को, जिन 15 दिन में करवा दिया गया था। ठीक है? तो वो तो किसी से छुपा नहीं, आप लोगों को पता होगा कि 15 दिन में इन्होंने करवा के ख़त्म कर दिया था। तो ये करवा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, करवाएँगे 15-20 दिन में करवा सकते हैं एस्टेट। लेकिन अगर ये बाई चांस नहीं कराते, तो अपीयरिंग वालों को मौका हर हाल में दिया जाएगा, और यह रिजल्ट इससे पहले टीआरई 4 के रिजल्ट से पहले आ जाएगा एस्टेट सेकंड फेज़ का। तो बिल्कुल अपीयर होंगे, और बिल्कुल होगा। और एज वालों को बताया दे रहे हैं, अगर आप लोग ज़िंदा हैं, ये और एज वाले, अगर आप लोग ज़िंदा हैं, तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। ठीक है? अगर आप लोग ज़िंदा हैं, कि चाहते हैं कि आप लोगों को और एज वालों को मौका मिले, तो आप लोग ज़िंदा अपना दिखाइए कि हम लोग ज़िंदा हैं, अभी माँग अपनी कर रहे हैं। तो आप लोग माँग करते रहिए, और सबसे मिलते रहिए, सुनील जी से मिलते रहिए, उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उनसे मिलते रहिए, अपना शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते रहिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर करते रहिए, जिससे कि आप लोगों के ऊपर नज़र बनी रहे सरकार की, और आप लोग को मौका दिया जा सके। देखो, हवा-हवाई बात इस चैनल पर नहीं होगी, ठीक है? कि आप लोग को 100% मौका मिल रहा है, 100% दिलाया जा रहा है, हम दिलाएँगे, मौका नहीं होगा। कोर्ट केस के माध्यम से किसी को मौका दिलाया जाता है। फर्जी की बात करनी है तो इस चैनल पर कर दी जाए, लेकिन नहीं, आप लोगों को बताया दे रहे हैं, और एज वाले अगर चाहते हैं कि उनको मौका मिले, तो 100% आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए, और दिखाइए कि हम लोग ये देना चाहते हैं एग्ज़ाम को, ठीक है? तो आप लोगों को मौका मिलेगा। ये तो हो गई एस्टेट सेकंड फेज़ की बात। एस्टेट सेकंड फेज़ वालों को मौका मिलेगा, 100% मिलेगा, ये तो गारंटी है, मिलेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। लेकिन इनको अपीयरिंग में देंगे, या इनका एग्ज़ाम 15 दिन में करवा के रिज़ल्ट घोषित करके देंगे, या उन सरकार पर डिपेंड है। लेकिन इनको एस्टेट सेकंड फेज़ वालों को मौका मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि चुनावी वर्ष है, दूसरा कि सीटेट दिसंबर वाले को मौका हर हाल में मिलना है, ठीक है? तो इसलिए मिलेगा। अब दोस्तों वैकेंसी तो आप लोगों को पता ही चल गई है। सिद्धार्थ जी ने भी कह दिया है कि 1,37,000 पर भर्तियाँ आएँगी टीआरई 4 में। तो टीआरई 4 में तो 1,37,000 पर दिया भर्तियाँ आएँगी। मैंने इसलिए 1 लाख प्लस लिखा था थंबनेल पर, कारण है 1,37,000 कोई कन्फर्म नहीं है। ये सिद्धार्थ जी ने कह दिया तो पत्थर की लकीर नहीं है। तो 80 से 90 हज़ार भी अगर भर्ती आती है, तब भी ठीक-ठाक आती हैं, क्योंकि टीआरई 5 इनको करवाना है, हर हाल में टीआरई 5 करवाएँगे, और इसको लटकाएँगे, इस भर्ती को। जब इस भर्ती को लटका देंगे और चुनाव खत्म हो जाएगा, तब इसका रिजल्ट देंगे, इसकी जॉइनिंग देंगे। यही होना है, यही निश्चित समझ लीजिए होकर रहेगा। ठीक है? तभी वो बार-बार कह रहे हैं कि 5 मौका, सुनील जी का बयान सुने होंगे आप लोग, तो कह रहे थे कि 5 मौका मिला है, तो 5 मौका
मिलकर रहेगा, ठीक है? तो वही सब चीज़ें हैं। अब दोस्तों हम लोग समय 10 मिनट हो रहा है, ठीक है? समय क्या हो रहा है 10 मिनट हो रहा है। तो आप लोग अगर वो ना करें तो आप लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न चीज़ें आगे बता दी जाएँ या सिलेबस चीज़ें अभी बता दी जाएँ, क्लियर कर दी जाएँ। ठीक है? तो 10 मिनट की वीडियो हो रही है, 10 मिनट की वीडियो हो रही है, तो हम लोग डिस्कशन ही कर लेते हैं। डिस्कशन कर लेते हैं, क्या वहाँ अगर किसी को देखना होगा तो इतने पार्ट देख लेगा, डिस्कशन करने वाले नए छात्र होंगे तो पूरी वीडियो देख लेंगे, ठीक है? तो लेकिन जो लोग छोड़ते जाएँ वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएँ क्योंकि ये पैटर्न ज़रूर डिस्कशन करना है, बहुत दिन से फँसा हुआ था दोस्तों, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। दोस्तों सिलेबस देख लेते हैं और बाकी चीज़ें हम लोग नोटिफ़िकेशन आने के बाद में ही देखेंगे, ठीक है? एलिजिबिलिटी देख लेते हैं और नोटिफ़िकेशन सिलेबस देख लेते हैं, बस 2 चीज़ें देखेंगे उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं पहले। सभी को पता है कि बिहार में 1 टू 5 निकलती है, 9 टू 10 निकलती है, 11 टू 12th निकलती है और 6 टू 8 निकलती है, ठीक? यहाँ पर 6 टू 8 लिखा है, 6 टू 8, 1 टू 5, 6 टू 8, 9 टू 10th और 11 टू 12th मतलब प्राइमरी निकलती है, जूनियर निकलती है और टीजीटी, पीजीटी निकलती है, ठीक है? तो ये वैकेंसी निकलती हैं। और इन वैकेंसी की क्वालिफ़िकेशन क्या होती है? क्वालिफ़िकेशन सबसे बड़ी होती है अगर टीजीटी, पीजीटी आप लोग दे रहे हैं मतलब 9 टू 10th और 11 टू 12th दे रहे हैं तो आप लोगों के पास में एस्टेट होना अनिवार्य है। क्या होना अनिवार्य है? एस्टेट होना अनिवार्य है। बिहार का एस्टेट होता है जैसे उत्तर प्रदेश यहाँ का यूपी का टेट होता है, वहीं बिहार का एस्टेट होता है टीजीटी, पीजीटी के लिए। लेकिन यूपी में एस्टेट वगैरह नहीं होता है, तो आप लोग एलिजिबल होते हैं, ठीक है? अगर आप लोगों के पास में सेकंड पेपर सीटेट का है क्या? सीटेट का सेकंड पेपर है तो आप लोग जूनियर में 6 टू 8 में एलिजिबल हैं। अगर सीटेट पेपर फर्स्ट है, सीटेट पेपर फर्स्ट और सीटेट पेपर फर्स्ट कौन सा दे सकता है? डीएलएड और डीएलएड वाले दे सकते हैं, बीटीसी वाले वही, ठीक है? तो उनको फर्स्ट पेपर है तो उनको 1 टू 5th में एलिजिबल है, ठीक है? और डीएलएड जो डीएलएड वाले हैं वो 6 टू 8 में भी एलिजिबल है क्योंकि अगर वो सेकंड पेपर सीटेट का पास कर चुके हैं। तो सीधी सी बात है आसान भाषा में समझिए अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे तो आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा। फिर से बता दे रहे हैं 1 टू 5th के लिए अगर आप लोग सीटेट फर्स्ट पेपर पास हैं फर्स्ट पेपर पास है तो आप लोग एलिजिबल हैं। अगर 6 टू 8 5 टू 8 बताने जा रहे थे सॉरी 6 टू 8 के लिए सीटेट सेकंड पेपर पास है, ठीक है? सीटेट सेकंड पेपर पास है और बीएड है या डीएलएड है तो आप लोग एलिजिबल हैं, ठीक है? और फर्स्ट पेपर में सिर्फ डीएलएड है, बीएड अलाउ ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया था। जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है तो इतना तो ज्ञान होगा ही कि 1 टू 5th में क्यों नहीं एलिजिबल है, ठीक है? अगर आप लोग सीटेट फर्स्ट पेपर है तो 1 टू 5th और सीटेट सेकंड पेपर है तो 6 टू 8 में एलिजिबल है, चाहे वो बीएड हो चाहे डीएलएड हो, 6 टू 8 में दोनों एलिजिबल हैं। और अब देख लीजिए 9 टू 10th 9 टू 10th आप लोग का बीएड होना चाहिए प्लस आप लोगों के पास में एस्टेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ में। ग्रेजुएशन हो या आप लोग परास्नातक हो मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन हो तब भी आप लोग एलिजिबल हैं 9 टू 10th में। यही आगे आप लोगों को पूरी चीज़ें लिखी मिलेंगी, ठीक है? तो आप लोगों का पता चल गया 9 टू 10th के लिए एस्टेट होना ज़रूरी है फर्स्ट पेपर। क्या ज़रूरी है? एस्टेट फर्स्ट पेपर ज़रूरी है और बीएड के साथ में आप लोग का ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो और फिर प्लस आप लोग के पास में एस्टेट फर्स्ट पेपर हो, बस इतना होना चाहिए। अब देख लीजिए 11 टू 12th में क्या होना चाहिए? आप लोगों के पास में एस्टेट सेकंड पेपर होना चाहिए, एस्टेट सेकंड पेपर होना चाहिए और प्लस में साथ में क्या होना चाहिए? आप लोगों के पास में पीजी होना चाहिए, पीजी जिस सब्जेक्ट से आप लोग कर रहे हैं तो पीजी होना चाहिए प्लस आप लोग के पास में बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए 11 टू 12th के लिए। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बीटेड के बारे में लिखी हैं, देख लीजिए। यहाँ पर बीटेड के बारे में लिखिए, अगर आप लोग के पास में सीटेट सेकंड पेपर नहीं है, तो बीटेड सेकंड पेपर होना चाहिए। अगर सीटेट फर्स्ट पेपर नहीं है, तो बीटेड फर्स्ट पेपर होना चाहिए और बीटेड का नोटिफ़िकेशन आने वाला है और जल्द ही आ जाएगा, आप लोगों को सूचित किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक है? कब आएगा अभी कोई उसकी सुगबुकाहट नहीं मिली है, तो इसलिए आप लोगों को बताया नहीं जा रहा है। यहाँ देख लीजिए ये फर्स्ट पेपर लिखा है, तो 9 टू 10th ठीक है? 9 टू 10th के लिए स्टेट फर्स्ट पेपर और यहाँ पर 11 टू 12th लिखा है, देख लीजिए लाइन खींचे हैं, 11 टू 12th ठीक है? तो आप लोग स्टेट सेकंड पेपर होना चाहिए आप लोगों के पास में, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं, बस इतना जो बता दिए वही कन्फर्म है, आसान भाषा में कोई ज़्यादा इसमें अगर हम बता देंगे कॉम्प्लिकेटेड करके तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। समझ में तो सब कुछ आएगा, आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं तो समझ में सब कुछ आ जाएगा, बशर्ते ये है समझाने वाला चाहिए। बाकी वही है, पात्रता जो मैंने बता दी, सेम वही है और उसमें कुछ बदला नहीं है, ठीक है? और कॉम्बिनेशन अब आप सोच रहे हैं कॉम्बिनेशन बता दीजिए, तो कॉम्बिनेशन बता दे रहे हैं, 1 सेकंड कॉम्बिनेशन बता दे रहे हैं।
देख लीजिए कॉम्बिनेशन, यहाँ पर देख लीजिए, ये कॉम्बिनेशन नहीं, 1 टू 5 में कॉम्बिनेशन नहीं चलता है, इसमें डीएलएड चलता है। 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक इसके समकक्ष भी हो सकता है, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और 45 अंकों के साथ में आप लोगों को बता दिया गया है, वैसे 45% अंकों के साथ में हो या कुछ हो, डीएलएड आप लोगों के पास में है, अगर बीएलएड है तब भी ठीक है, ठीक है। ये देखो, ठीक, आप लोगों के पास में डीएलएड है तब भी चल जाएगा, बस इतना है और बाकी कुछ नहीं देखने वाला है। जो चीज़ें बता दी गई यहाँ देख लीजिए। एनआईओएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने डीएलएड की उपाधि मान्य नहीं है, तो इसको शायद मान्य कर दिया गया है, ठीक है। मान्य किस में कर दिया गया है, आप लोग देखेंगे उसमें मान्य कर दिया गया है आप लोग का, जैसे केवीएस वगैरह में, केवीएस में मान्य कर दिया गया है। हो सकता है नोटिफिकेशन नया है तो एनआईओएस को मान्य कर दिया जाए डीएलएड, ठीक है। तो उसके लिए हो गया। दोस्तों आप 6 टू 8 देख लीजिए, 6 टू 8 इम्पोर्टेंट है, और हालाँकि 1 टू 5 भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन 6 टू 8 इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्नातक कोटि में से 6 से 8 मतलब जूनियर के लिए यह होना चाहिए आप लोग के पास में। विज्ञान, गणित विज्ञान का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सॉरी अध्यापक होना चाहिए, अध्यापक बनना है, सामाजिक और विज्ञान विद्यालय अध्यापक, भाषा विद्यालय अध्यापक, ठीक। तो देख लीजिए क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए, क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए, जो बताया है वही सब वही है जो बता चुके हैं, इसमें बताने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। बता दीजिए, अच्छा बता देते हैं। 1 सेकंड। कम से कम 50% अंकों के साथ में स्नातक या स्नातकोत्तर स्नातकोत्तर स्ना मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड होना चाहिए, ठीक है? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाकी अपने हिसाब से नोटिफ़िकेशन आएगा तो फिर से एक बार बताया जाएगा, तो आप लोगों को क्लियर कर दी जाएँगी बातें, ठीक है? आते हैं हम लोग कहाँ आते हैं? सिलेबस पर देख लेते हैं। एक बार हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद में क्योंकि मैंने वो बता दिया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जब आया जाएगा इसका नोटिफिकेशन आएगा तब बताया जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। हम लोग सिलेबस देख लेते हैं 2-3 मिनट में, 4 मिनट में, और फिनिश करते हैं वीडियो को। सिलेबस चीज़ें देखनी चाहिए। 150 नंबर की अगर भाषा अहर्ता 6 टू 8 का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अभी। कहाँ गए 6 टू 8 का, ठीक है। 1 टू 5 जब आएगा, क्योंकि उसमें डीएलएड एनआईओएस का एलिजिबल कर देंगे तभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सामान्य हर्ता देख लीजिए, ठीक है। भाषा हर्ता सामान्य अध्ययन देख लीजिए। 150 प्रश्न आने हैं। 150 प्रश्न कैसे आने हैं, भाग 1 में 30 प्रश्न आने हैं, भाग 2 में 40 प्रश्न आने हैं और भाग 3 में 80 प्रश्न आने हैं। 80% आप लोगों के सब्जेक्टिव होंगे और 40 प्रश्न होंगे सामान्य अध्ययन के, और 30 प्रश्न होंगे आप लोगों के एलिजिबिलिटी होंगे भाषा हर्ता से संबंधित होगी। तो 30 प्रश्न में कौन कौन से आएंगे, एक हो जाएगा इंग्लिश, एक हो जाएगा आप लोगों का हिंदी, ठीक है। 15-15 प्रश्न आने हैं, ठीक। तो इसमें आप लोगों का क्वालिफाइंग होगा, क्वालिफाइंग आप लोगों के मार्क्स होंगे, ठीक। तो आप लोग को क्वालिफाइंग ये करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 30 नंबर छोड़ दीजिए, 2 नंबर जो आप लोग का 40 नंबर बचा है, यह 40 नंबर का है सिलेबस जो सेकंड पार्ट है, ठीक। इसका देख लीजिए सिलेबस क्या है, यहाँ ये वाला पार्ट, ठीक। प्रारंभिक गणित आनी चाहिए, ठीक। मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जियोग्राफी और इन्वायरमेंट, इतना आना चाहिए। ये 40 नंबर में पूछा जाएगा आप सभी का, ठीक है। 6 टू 8 की बात कर रहे हैं। और दूसरा 80 नंबर आप लोगों का आएगा जो आप लोग का सब्जेक्टिव होगा, जैसे भाषा है आप लोग का हिंदी है, अंग्रेजी है, कुछ भी भाषा है तो आप लोग की भाषा पूछी जाएगी 80 नंबर की। नहीं तो आप लोग का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो होंगे, जैसे गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, इनके 80 प्रश्न आएँगे थर्ड पार्ट में, ठीक है? तो आप लोग को क्वालीफाई करना होगा, और यह पैटर्न एससीईआरटी, एनसीईआरटी बेस पर होगा, ये भी बता दिया गया है, ठीक है? चलिए, सामान्य अध्ययन के प्रश्न जो होंगे एससीईआरटी बेस पे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो खत्म हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, 9 टू 10th देख लेते हैं। 9 टू 10th में क्या है, ढाई घंटे आप लोगों को मिलेगा, ढाई घंटे समय मिलेगा, 150 प्रश्न समय मिलेंगे, 30 प्रश्न आप लोगों के पहले होंगे भाषा हर्ता के, तो आप लोग को बता चुके हैं 15-15 होंगे इंग्लिश हिंदी के, आप लोग को क्वालिफाई करने होंगे। और 40 प्रश्न होंगे आप लोग के सामान्य अध्ययन के, 40 प्रश्न और 80 प्रश्न होंगे आप लोग के सब्जेक्टिव। तो ये 40 120 में आप लोगों की मेरिट बनती है, कितने 120 नंबर पर सभी की मेरिट बनती है, और ये 30 नंबर क्वालिफाइंग होते हैं, ठीक। पूछे 150 जाते हैं लेकिन 120 पर मेरिट बनती है। तो इसमें 40 नंबर में क्या पूछा जाएगा, सेम वही है, सेम वही नहीं है, टीजीटी में बदला हुआ है, 9 टू 10th में बदला हुआ है, क्योंकि यह 9 टू 10th की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट देख लीजिए, सामान्य अध्ययन प्रपत्र पत्र जो आएगा उसका देख लीजिए, माध्यमिक विद्यालय के मतलब अवलोक में पूछा जाएगा, संबंधित होंगे। और दोस्तों इसमें होगा क्या, प्रारंभिक गणित होगी, सामान्य जागरूकता जिसे
जीए कहते हैं, जनरल अवेयरनेस कहते हैं, करंट अफेयर्स, इसमें भी करंट अफेयर्स इंक्लूड है। सामान्य विज्ञान साइंस कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। ये इतने सब्जेक्ट आने हैं, 5 सब्जेक्ट आने हैं, प्रत्येक 8 नंबर के सब्जेक्ट होने हैं, तो 40 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, यह आप लोग ध्यान रखना। और तीसरे पार्ट में आप लोग का सब्जेक्ट होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा और जो भी लैंग्वेज आप लोगों ने चूज की होगी, जैसे किसी का संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ललित कला, मतलब आपको सब्जेक्ट जो होगा, सोशल एसएसटी दे रहे हैं तो एसएसटी के चाहे 80 प्रश्न होंगे। अगर आप लोग मैथ से दे रहे हैं और साइंस से दे रहे हैं तो 80-80 प्रश्न होंगे, सब में 80 प्रश्न होंगे, जिससे आप लोग जिस सब्जेक्ट से आप लोग पेपर दे रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। और जो चीज़ें नहीं, एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस पर होगा ये कहा जाता है, बाकी आप लोग कहीं से भी कंप्लीट कीजिए, आप लोग का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। एनसीईआरटी एससीईआरटी अलग से शब्द खरीद कर नहीं लाती कहीं से। ठीक है, सब जो बनाते हैं बुक्स वो एनसीईआरटी एससीईआरटी पर ही बेस होती है। 2.5 घंटे इसमें मिलेगा। इसमें सब में 2.5 घंटे है, सब में 2.5 घंटे आप लोग देख रहे होंगे, सब में 2.5 घंटे है। इसमें क्या होगा, भाषा हरता 30 नंबर की होगी, बता ही चुके हैं ऊपर। 40 नंबर बता ही चुके हैं ऊपर कौन कौन से आएंगे, तो 40 नंबर ये देख लीजिए। अभी टीजीटी में जो बताया सेम वही आने हैं। सेम वही आने हैं मतलब क्या, प्रारंभिक गणित आना, सामान्य जागरूकता आना, सामान्य विज्ञान आना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आना है और भूगोल आना है। ठीक है, इसमें इन्वायरमेंट शामिल नहीं होता, इन्वायरमेंट शामिल होता है 6 to 8 में। तो सबके 5 सेगमेंट है, सबके 8 प्रश्न आएंगे तो 40 प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, तो सबके 40 8 8 प्रश्न आएंगे तो 40 प्रश्न हो जाएंगे। और बाकी थर्ड पार्ट जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव के 80 प्रश्न आते हैं। 80 प्रश्न आप लोग को कंप्लीट करने होंगे, तो टोटल 120 प्रश्न में मेरिट बनते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, ये 2 की मेरिट बनती है, बाकी 30 प्रश्न जो आते हैं भाषाहारता के, कोई सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं, क्वालिफाइंग का आप लोग को मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, टोटल 9 प्रश्न लाने होते हैं, कितने, 9। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ में सब्जेक्टिव आप लोगों ने ये देख लिया एनसीईआरटी एससीईआरटी पे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो बोल रहे थे भाषाहारता क्या होगा, क्वालिफाइंग होगा। ठीक, बाकी एमसीक्यूज माध्यम से होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, और लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन प्रावधान नहीं है। ठीक, तो ये सब चीज़ें दे दी गई हैं। आप लोग का सिलेबस होगा, एक नज़र में सिलेबस हम लोगों ने देख लिया। बाकी जो चीज़ें नोटिफिकेशन में आएंगी, जब नोटिफिकेशन नया फ्रेश नोटिफिकेशन आएगा तो हम लोग डिस्कशन करेंगे सिलेबस का, और सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, अपने दोस्तों यारों ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कुछ भी आप लोग को डाउट होंगे सारी क्लियर कर दी जाएंगे। उसमें क्लासेस पढ़ती हैं, आप लोग क्लासेस देखिए, और आप लोग को अपडेट्स देते रहते हैं कंटिन्यू। तो अपडेट्स आप लोगों को होनी चाहिए, जो अपडेट्स नहीं दे पाते हैं वह अपडेट्स आप लोगों तक ऐसे ही पहुँचा देते हैं, टेक्स्ट के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से। नहीं वीडियो बनाने का अगर समय मिला तो आप लोग को ऐसे चीज़ें मिल जाती हैं। तो ग्रुप्स आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप चाहे टेलीग्राम ग्रुप। तो हम तो कहते हैं दोनों ज्वाइन करके रख लीजिए, कोई नुकसान तो है नहीं, पड़ा रहेगा। और जो आता रहेगा, जो मन हो आप लोगों का, और जो आप लोग के काम की चीज़ हो वो देखिए, नहीं काम की नहीं देखिए, स्किप कर दीजिए। तो उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि नई अपडेट दे मिलती है तो उस पर आप लोग को अपडेट मिल जाती है, सिलेबस भी मिल जाता है, बुक्स भी मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को उस पर मिल जाती हैं ग्रुप्स में। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, अगर टेलीग्राम चलाते हैं। व्हाट्सअप चलाते हैं तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।